हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ और बार बार जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन करने का अपन प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास पशु परिचर और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें राजस्थान जीके और विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी क्लास में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्लास शुरू करते हैं। एकीकरण के दौरान राजस्थान में कितनी रियासतें थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकीकरण से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, तो आप एकीकरण पूरा ही याद करके जाना जब भी आपके कोई एग्जाम हो। तो एकीकरण के दौरान राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 22 रियासत, 19 रियासत, 15 रियासत या 40 रियासत? तो इसका सही आंसर होगा 19 रियासतें थी। एकीकरण के दौरान राजस्थान में 19 रियासतें थी। 19 रियासतों के ऊपर मैं पहले वाले कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी कैसे कैसे रियासतें थी, किनको याद करने का ट्रिक क्या है, वो सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अब अपन देखेंगे 19 रियासतें थी, उसके अलावा साथ में क्या था? 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश था, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या थी 1, 3 ठिकाने और 19 रियासतें। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? नीमराना जो कि अलवर में है, और कुशलगढ़ बांसवाड़ा में जो पड़ती है वो जगह, और लावा टोंक, और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर था। और 19 रियासतों के नाम भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। और कई चरणों में 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनारी सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सुनारी सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? लूणी नदी, कांतली नदी, बनास नदी या घग्गर नदी? सुनारी सभ्यता का विकास कहां हुआ और किस नदी के किनारे हुआ? तो सही आंसर होगा इसका सुनारी सभ्यता का विकास कांतली नदी के किनारे हुआ था। और यह सबसे प्राचीन यहाँ पर सुनारी सभ्यता में है। कहां पे ये सभ्यता? झुंझुनू की सभ्यता है। कहां की सभ्यता? ये झुंझुनू में पाई गई थी ये सभ्यता। और ये लोहकालीन लोह युगीन सभ्यता है। तो ये लोह युगीन सभ्यता है और यहाँ पे सबसे प्राचीन लोह की भट्टी मिली है जिसे यमन भट्टी नाम दिया गया। ये कई बार पूछी जा चुकी है। यमन भट्टी कहाँ पे पाई गई है जिसे यमन भट्टी का नाम दिया गया है? यह भट्टी कहाँ पे पाई गई है? ये सुनारी सभ्यता में पाई गई है। और कौन सी जगह पे? ये झुंझुनू जगह पे है। कौन सी नदी के किनारे है? तो कांतली नदी के किनारे है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। और उसके अलावा झुंझुनू में खेतड़ी में तांबे वाली जो सभ्यता है वो खेतड़ी के आसपास वाली सभ्यताओं में तांबा मिलेगा। और लोहा कहाँ पे मिल रहा है? सुनारी वाली जगह पे लोहा मिल रहा है। तो लोह भट्टी पाई गई यमन भट्टी और कांतली नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरसात की देवी के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। बरसात की देवी और बरसात के देवता दोनों बताऊंगा आपको। तो बरसात की देवी के रूप में किसे जाना जाता है? राजेश्वरी माता, शाकंभरी माता, रूपादे देवी या फिर आशापुरा माता? तो इसका सही आंसर होगा रूपादे देवी को बरसात की देवी के रूप में जाना जाता है। इनका मंदिर कहां पे है? तो बाड़मेर में है। इनका मंदिर कहां पे है? तो बाड़मेर के अंदर रूपादे देवी जी का मंदिर स्थित है जिन्हें बरसात की देवी के रूप में जाना जाता है। और बरसात के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मामा देव को बरसात के देवता के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे भैंसे की बलि भी दी जाती है। मामा देव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि भी दी जाती है। बरसात के देवता के रूप में मामा देव और बरसात की देवी के रूप में रूपा देवी, जिनका मंदिर कहां पे स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। मैंने पहले भी कहा है एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे हर एग्जाम्स में। एकीकरण हो गया, किसान आंदोलन हो गए, ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर्स के। तो इसका सही से बताइए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर? इसका सही आंसर होगा बीकानेर रियासत। विलय पत्र पर जब एकीकरण हो रहा था उस दौरान सभी रियासतों को मिलाकर के भारत संघ का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो आपको ध्यान में होना चाहिए बीकानेर रियासत। उसके राजा कौन थे उस समय? उस समय राजा थे शार्दुल सिंह जी। शार्दुल सिंह जी उस समय राजा थे। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके बीकानेर रियासत को भारत में शामिल करने की बात कही थी। तो इसका सही आंसर होगा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत बीकानेर से। शार्दुल सिंह जी वहां के राजा थे। और उसके अलावा बीकानेर में शार्दुल सिंह जी नाम आ गए। तो राजस्थान में फर्स्ट स्पोर्ट स्कूल कौन सी है?
फर्स्ट स्पोर्ट स्कूल, खेल की स्कूल कौन सी थी? तो आपको ध्यान रखिए शार्दुल स्पोर्ट स्कूल, जो भी बीकानेर में स्थित है, और वो भी बीकानेर और पूरे राजस्थान की फर्स्ट स्पोर्ट स्कूल के रूप में जानी जाती है, शार्दुल स्पोर्ट स्कूल। ये भी आपको इन्हीं राजा के नाम पे रखी गई, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये जगह पड़ती है, इस वजह से भारत का टाटा नगर, जो अब वर्तमान में किसे जाना जाता है, जमशेदपुर झालावाड़ को, झारखंड को, सॉरी जमशेदपुर झारखंड का जो जगह है वो भारत का टाटा नगर के रूप में जाना जाता है। वहां पे इस्पात का काम किया जाता है, इस्पात मतलब लोहा, इस्पात का मतलब लोहा, जिसको Fe से प्रदर्शित करते हैं, साइंस भी साथ में देखते हुए चलेगा। इस्पात का मतलब होता है लोहा, Fe का मतलब होता है फेरस, और उसको इस्पात भी कहा जाता है हिंदी में। उसका प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? टोंक, जयपुर, अजमेर या भीलवाड़ा? तो इसका सही आंसर होगा टोंक। प्राचीन भारत का टाटा नगर के रूप में किसे जाना जाता है? टोंक को। और यहां पर टोंक के पास में कौन सी सभ्यता थी जिसकी वजह से टाटा नगर के रूप से जाना जाता है? रेड सभ्यता, रेड सभ्यता थी। इस सभ्यता की वजह से प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। और यहां पर आहत सिक्के मिले थे, आहत सिक्के मिले थे, लोहे की सभ्यता थी, इसी वजह से यहाँ पे आहत सिक्के, और रेड सभ्यता किसके किनारे थी? टोंक के किनारे थी, और इसी वजह से इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। मीनाकारी पे ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और मीनाकारी के ऊपर कई क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। मीनाकारी से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी अपन देखते हुए चलेंगे। तो मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर, जयपुर, झुंझुनू या बीकानेर? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। मूल रूप से कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये लाहौर की प्रसिद्ध थी। तो लाहौर से जो कलाकार थे उनको बुला करके लेके आए थे जयपुर के राजा मान सिंह फर्स्ट, मान सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम, मान सिंह फर्स्ट, उनको लेकर के आए थे। और वहां पर आमेर के शासक थे ये मान सिंह प्रथम, जो जयपुर में आता है अभी भी, और उस जगह पे इन्होंने मीनाकारी का कार्य शुरू करवाया था। और मीनाकारी का अभी प्रसिद्ध कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो मीनाकारी का प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह को जाना जाता है। कुदरत सिंह को मीनाकारी का प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाना जाता है। इन्हें मास्टर क्राफ्टमैन का नाम भी दिया गया था। तो कुदरत की इसका कुदरत सिंह को मीनाकारी का प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है। इन्हें 1988 में 1988 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। हस्तकला को लघु उद्योग, हस्तकला मतलब हाथ से निर्मित जो सामान है, जैसे मीनाकारी, सांगानेरी प्रिंट, बंदेज का कार्य, लहरिया वगैरह, ओढ़ने वगैरह, उसके अलावा बहुत सारे कोफ्तगिरी का काम, तलवार जड़ई का काम, तलवार पर जड़ई करने का कार्य, वातिक कला, ये सभी का काम कौन से होते हैं? हस्तकला में थे। पाव रजई, ये सभी हस्तकला के अंतर्गत शामिल किए जाने वाली चीजें हैं। उसको लघु उद्योग, सरकार ने इसको उद्योग के रूप में कब इसका स्वीकार किया? लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1992 में, 1985 में, 2000 में या 1999 में? तो इसका सही आंसर होगा 1992 में। 1992 में इसे लघु उद्योग का दर्जा दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदावलियां रचना किसकी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। पदावलियां रचना किसकी है? मीराबाई की है, श्यामल दास की है, कविराज के रूप में जाना जाता है श्यामल दास को, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की है या विजयदान देथा की है? तो इसका सही आंसर होगा मीराबाई की रचना है पदावलियां। पदावलियां रचना किसके द्वारा लिखी गई है? मीराबाई के द्वारा। और मीराबाई के द्वारा नरसिंह जी को मायरो जो पुस्तक है, जिसका लेखक कौन है? रत्ना खाती, उस पुस्तक का निर्देशन का कार्य किसने किया है? तो वो भी आपको ध्यान चाहिए, मीराबाई के द्वारा उसका निर्देशन का कार्य किया है। लेकिन रचना किसके द्वारा, पदावली रचना किसके द्वारा की गई है? जो इसका सही आंसर होगा मीराबाई के द्वारा की गई है। आई होप जो भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर किया कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? अब अपन साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लोरोफिल, सबसे पहले आपको पता होगा इस प्रकार से पत्ती की संरचना होती है। ये जो पत्ती की संरचना है, इसमें ये मध्य शिरा होती है, साइड में पार्श्व शिराएं पाई जाती है, इस प्रकार से पार्श्व शिरा। और ये इसमें पत्ती का रंग हरा होता है। पत्ती का रंग हरा किस वजह से होता है? तो पत्ती का हरा जो रंग है वह क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। और इस क्लोरोफिल के बीच में मध्य में कौन सी धातु पाई जाती है? और इस क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी, जल इनके साथ में मिलकर के और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना। भोजन के रूप में क्या बनाती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र लिख लीजिएगा, C6H12O6, C6H12O6।
तो ये आपको सूत्र ध्यान में होना चाहिए, C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, इसका निर्माण करती है। और इसका निर्माण करने के लिए क्लोरोफिल के बीच में एक धातु पाई जाती है, मध्य में एक धातु पाई जाती है। वो धातु कौन सी है? मैग्नीशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन या एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम धातु, Mg, जिसको प्रदर्शित करते हैं Mg से। और ये कितने नंबर पे आती है? 12 नंबर पे आती है। कितने नंबर पे आती है? आवर्त सारणी में 12 नंबर पे आती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जल परिवहन का कार्य किस ऊतक द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अब पौधों को अपन ऊपर पढ़ चुके हैं कि खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए प्रकाश चाहिए, मिट्टी में जो खनिज पदार्थ है वो चाहिए, साथ साथ में जल भी चाहिए। तो उस जल का उपयोग वो कहां से करता है, या फिर जल कहां से ट्रांसफर करके पत्तियों तक पहुंचता है? तो जल का परिवहन मतलब ट्रांसफर करने के लिए किस ऊतक द्वारा किया जाता है? फ्लोएम, जाइलम, पेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जैसे जल जैसे जाइलम। तो जाइलम ऊतक के द्वारा पौधे में जल को लेकर जाने का पूरी बॉडी में, पौधे की पूरी बॉडी में, पत्तियों से लेकर के जड़ों तक, सभी जगह तक जल को ट्रांसफर करने का काम जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवाणु की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार सीधा सीधा पूछा जा चुका है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज इवान वस्की ने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी, मिलर ने की थी या वॉटसन ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की। जीवाणु किसको बोलते हैं? बैक्टीरिया को ही जीवाणु बोलते हैं। ज्यादातर बच्चों को तो यह भी नहीं पता होगा कि बैक्टीरिया को ही जीवाणु बोला जाता है। बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? जीवाणु बोला जाता है। तो ल्यूवेनहॉक ने 1683 में इसकी खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। और जीवाणु नाम किसने दिया? इसको नाम जीवाणु नाम किसने दिया ये अलग है। ल्यूवेनहॉक ने तो जीवाणु की खोज की थी, उसके बाद में जीवाणु नाम किसने दिया था? तो आपको ध्यान से एहरेनबर्ग के द्वारा, एहरेनबर्ग के द्वारा इसे जीवाणु नाम दिया गया था। और जीवाणु विज्ञान का पिता मतलब बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ल्यूवेनहॉक को। जीवाणु विज्ञान का पिता तो किन्हें कहा जाएगा, क्योंकि खोज इन्होंने नहीं की थी, लेकिन जीवाणु नाम किसने दिया? तो एहरेनबर्ग ने दिया था। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को जितना ज्यादा उसके दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू।